देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कल हम लोगों ने यूनिट 3 स्टार्ट किया था, डिमांड यानी कि मांग। और हमने पढ़ा था कि मांग के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है। तो मांग के लिए यानी डिमांड के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक होती हैं। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के पास या व्यक्ति के मन में कोई डिजायर होना चाहिए, यानी कोई इच्छा होनी चाहिए। और किसी भी चीज को खरीदने के लिए इच्छा है। और दूसरी चीज आवश्यक होता है कि उस डिजायर को पूरा करने के लिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस होना चाहिए, पर्याप्त तो साधन होना चाहिए। और साधनों में हमने जैसे रुपए ले लिए थे, मनी ले ली थी। किसी के पास डिजायर है और उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज भी है, मनी भी है, तो फिर उसको विलिंगनेस टू स्पेंड रिसोर्सेज या स्पेंड मनी, यानी कि उस पैसे को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ ये पैसा मैं खर्च कर सकता हूँ। उसके बाद लास्ट 4 पॉइंट था कि वो जो वस्तु आप खरीदने की इच्छा है, उस इच्छा के लिए आपके पास पूरी करने के लिए जो पैसा आपके पास है, सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, और आप उसको इच्छा मतलब ये है कि हम इसको इस पर इतना रिसोर्सेज या पैसा खर्च कर देंगे, तो वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक पर्टिकुलर प्राइस पर आपको अवेलेबल भी होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हो, उस वस्तु को खरीद सकते हो। और जो व्यक्ति अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा को खरीदता है, तब हम कहते हैं कि उसने डिमांड की है। ठीक है ना। ये डिमांड 2 प्रकार की होती है। इसमें एक है आपकी इंडिविजुअल डिमांड, व्यक्तिगत मांग, और एक होता है मार्केट डिमांड, यानी कि बाजार मांग। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी एक कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे या एक प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे, किसी भी एक की बात करते हैं, तो वो इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत बात करते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड यानी कि व्यक्तिगत मांग। तो इसका मतलब है कि हमें किसी, ये डिमांड जो है वो करता कौन है? कंज्यूमर करता है। हालांकि प्रोड्यूसर भी करता है, बट यहाँ पर अभी हम कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से पढ़ रहे हैं। तो अभी व्यक्तिगत मांग यानी कि इंडिविजुअल डिमांड में हमको किसी एक कंज्यूमर यानी कि एक उपभोक्ता जब डिमांड करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। ठीक है ना। कोई भी एक व्यक्ति है, तो व्यक्तिगत मांग किसी वस्तु की उस मात्रा को दर्शाती है जो व्यक्तिगत उपभोक्ता यानी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस पर, अलग अलग कीमतों पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, विशेष समय पर खरीदता है, यानी कि परचेज करता है। तो डिमांड का मतलब ही है परचेज करना। और यहाँ भी क्या हो रहा है? वो परचेज ही कर रहा है, बस इंडिविजुअल है, एक कंज्यूमर है, इसलिए हम उसको इंडिविजुअल डिमांड कह रहे हैं। मैं टेबल के हिसाब से आपको समझाता हूं, जिसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। तालिका, अनुसूची, टेबल, सारणी। ठीक है ना। टैबुलेशन फॉर्म होता है या फिर शेड्यूल होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड। हम लोग क्या देखेंगे पहले? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या फिर टेबल भी लिख सकते हो, यानी कि व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत मांग तालिका, अनुसूची, सारणी, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये सारे नाम एक ही है। अगर शेड्यूल के नाम से आ जाए, टेबल के नाम से आ जाए, ठीक है ना, टैबुलेशन फॉर्म में आ जाए, या तालिका, सारणी, अनुसूची, तो आपको ये बनाना है कि एक कोई कंज्यूमर है, तो वो एक कंज्यूमर कोई भी एक अगर वस्तु खरीदता है, तो उस वस्तु की कोई ना कोई कीमत जरूर से होगी। ठीक है ना। जो खरीदेगा वही डिमांड कहलाएगी। तो यहाँ कितने कंज्यूमर खरीदेंगे? इंडिविजुअल डिमांड में एक कंज्यूमर खरीदेगा। अब कोई एक वस्तु खरीदता है, तो हम प्राइस ले लेते हैं कि उस वस्तु की प्राइस कितनी है। काय में ले रहे हैं? रुपए में, यानी कीमत ले रहे हैं। और काय में ले रहे हैं? रुपए में ले रहे हैं कि इतने रुपए की कोई एक चीज आती है। ठीक। अब क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, क्या बोला मैंने? मैं इसको यहाँ पर QD लिख रहा हूं। तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ऑफ अ कमोडिटी X, कोई भी एक X वस्तु है, तो उस X वस्तु की कितनी मात्रा की डिमांड की गई है, यानी कि कितना खरीदा गया है। वस्तु X की
मांगी गई मात्रा, मांगी गई मात्रा। भाई डिमांड है क्या? डिमांड है किसी वस्तु की वो मात्रा, क्वांटिटी, जिसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर खरीद रहा है, वो इंडिविजुअल प्राइस है, सॉरी इंडिविजुअल डिमांड है। डिमांड मतलब समझते हैं क्या होता है? डिमांड अगर हम एक नॉर्मली रद्दी भाषा में देखें तो डिमांड मतलब जब आप किसी चीज को खरीदते हो तो वो डिमांड कहलाता है। बस अंतर ये है कि उसकी एक पर्टिकुलर कोई प्राइस होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे कि जो भी मार्केट में वो जो वस्तु है और जितनी है उतनी पूरी तो नहीं खरीद लाओगे ना, उसकी कुछ मात्रा खरीद करके लाओगे, कुछ क्वांटिटी खरीद करके लाओगे। मैंने कल एग्जांपल दिया था कि मार्केट में तो कुंटलों आम है, तो मैं क्या पूरे के पूरे कुंटल के कुंटल या टन 4 ट्रक खड़े 10 ट्रक खड़े सारे के सारे खरीद के लाऊंगा क्या? नहीं, उसमें से 2 5 7 10 किलो जितनी मेरी नीड होगी, जितनी डिजायर होगी उतने खरीद के लाऊंगा। तो वो जो 5 किलो लाया ना, अगर मैं मान लो आम खरीद करके, तो 5 किलो उस आम की मात्रा है जो मैंने खरीदी है। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या हो गया? यानी कि इंडिविजुअल डिमांड किसे कहते हैं? तो सिंपल क्या आपको कहना है कि व्यक्तिगत मांग, वस्तु की मांगी गई वो मात्रा है जो एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, इंडिविजुअल कंज्यूमर किसी एक सर्टेन प्राइस पर, किसी एक विशेष कीमत पर खरीदता है। खरीद लिया तो डिमांड है। और फिर जो इंडिविजुअल शेड्यूल में बना रहा हूं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो उसमें आपको 2 ही चीजें लेना है, क्योंकि एक कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर क्या कर रहा है? मान लो कंज्यूमर का नाम क्या है? तो कोई एक रामलाल है कंज्यूमर, तो ये एक है ना, यानी कि हम बोलेंगे इंडिविजुअल कंज्यूमर, व्यक्तिगत उपभोक्ता। अब ये कोई ना कोई वस्तु खरीदेगा तो उस वस्तु की कोई ना कोई प्राइस होगी, तो प्राइस इन रुपीज, यानी हमने कीमत ले ली काय में रुपए में, कितने रुपए की वो वस्तु है। और फिर हमने ले लिया क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, यानी एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा। अब ये एक्स वस्तु ही क्यों ली? एक्स में क्या है? सारी चीजें आ गई जो आप के दिमाग में आ जाए। आप आम समझ लो, सेब समझ लो, या जितनी भी दुनिया में जो कमोडिटी है, वस्तु है, आप कुछ भी मान सकते हो। प्याज समझ लो, आलू समझ लो, टमाटर समझ लो, जो मर्जी आए, बादाम काजू पिस्ता कुछ भी समझ लो। तो हमने ऐसे माना कि किसी भी वस्तु की, अब वो एक्स वस्तु है मतलब कुछ भी जो आपके दिमाग में आ जाए, उस वस्तु की कीमत 10 रुपए थी, और जब 10 रुपए कीमत थी तो वो रामलाल उस वस्तु की 2 क्वांटिटी खरीद लेता था। फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद उस वस्तु की कीमत में कुछ गिरावट आ गई, उस वस्तु की कीमत में कुछ कमी आ गई, यानी कि वो 8 रुपए की हो गई। तो जब वस्तु की कीमत 8 रुपए हुई तो रामलाल ने सोचा कि यार पहले 10 रुपए की थी तब हम 2 खरीदते थे, अब तो वो कम हो गई है, क्यों ना कुछ ज्यादा खरीद ली जाए। कुछ दिनों के बाद ये कीमत और कम हो गई, तो रामलाल ने फिर सोचा कि यार जब पहले महंगा मिलता था तो मैं कम खरीदता था, अब सस्ता मिल रहा है तो मैं क्यों ना और खरीद लूं, सबको खिलाएंगे या सबको देंगे। कुछ दिनों के बाद ये कीमत और कम हुई, तो रामलाल ने क्या किया? अपनी जो क्वांटिटी थी, खरीदने की जो मात्रा, वो और बढ़ा दी। और कीमत कम हुई तो रामलाल ने क्या किया? अपनी क्वांटिटी और बढ़ा दी। इसका मतलब यहां पर ये लॉजिक क्या है, ये जो मैं टेबल बना रहा हूं, इसका लॉजिक क्या है? ये कहना क्या चाहता है आपसे? इसका लॉजिक है कि जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी की, जैसे जैसे किसी भी वस्तु की प्राइस में कमी आती है, उस कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है, तो उस वस्तु की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ये है लॉजिक, और ये सब लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेशल है रामलाल, स्पेशल हूं मैं, स्पेशल है आप जो ये काम करते हैं। ये काम ये लॉजिक हर किसी के साथ फिट होता है कि जब जब वस्तु की कीमत कम होती जाएगी, आप क्या करोगे? अपनी डिमांड को बढ़ाते जाओगे। तो
ये जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है जो डिफरेंट प्राइस पर अलग अलग कीमतों पर वस्तु की अलग अलग मात्रा खरीद रहा है, इसी को हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और ये जो टेबल बनाई इसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोल देते हैं। तो कैसे याद करना है आपको? 10 से स्टार्ट करो। सबसे पहले तो आपने टेबल बनाया, तो आपको टेबल में जो दो नाम याद रखना है वो याद रखना है। सबसे पहले क्या? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल की जगह टेबल आ सकता है, टेबुलेशन फॉर्म आ सकता है, यानी कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग सारणी, कुछ भी आ सकता है। फिर हमने तो सिंपल लाइन खींच लेना है और यहां लिख लेना है उस वस्तु की कीमत, प्राइस इन रुपीस, कीमत रुपए में। और यहां लिख लेना है कि उस वस्तु की हमने कितनी मात्रा की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि हम खरीद रहे हैं। तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, वस्तु एक्स की मांगी गई मात्रा। तो ये हमारा क्या हुआ? फॉर्मेट तैयार हो गया। और फिर उसके बाद आपको 10 से स्टार्ट करना है और दो दो कम करते हुए चले जाना है। ठीक? 10, 8, 6, 4, 2। कीमत कभी भी जीरो नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ये कितने रुपए किलो है? 0 रुपए किलो। मिल जाएगा क्या? ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो कीमत होगी। और तो यहां से हमने कहां से स्टार्ट किया? 10, 8, 6, 4, 2 और जहां से खत्म किया वहीं से शुरू कर दिया। 2, 4, 6, 8, 10। यहां 2, 2, 2, 2 कम हो रहा है, यहां 2, 2, 2, 2, 2 इंक्रीज हो रहा है। तो 10 रुपए जब कीमत थी तो वो 2 वस्तुएं खरीदता था। जैसे ही कीमत कम हुई उसने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि जब प्राइस, एक रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, यानी कि मांगी गई मात्रा, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में एक रिलेशन होता है। क्या? कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है, यानी किसी वस्तु की जब कीमत बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। और जब अगर किसी भी वस्तु की कीमत कम होने लगती है तो उसकी डिमांड बढ़ने लगती है। ये जो एरो लगा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब है कोई चीज इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। और जो नीचे की तरफ एरो लगा है इसका मतलब है कि वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो ये आपको सोचना है, क्या ऐसा रियल में होता है आपके साथ भी? अगर आपने ये सोचा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, तब वो समझ में आएगा। अदरवाइज ये केवल सुन के चले जाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। लॉजिक है, रियल लाइफ से रिलेटेड है। आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई है पहले से, तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था कि जो प्याज था वो लगभग 20 या 30 रुपए किलो के आसपास चलता था। तो जिसको जितनी नीड होती थी, कोई 2 किलो ले जा रहा है, कोई 5 किलो ले जा रहा है, जिसको जैसी आवश्यकता थी। प्याज की सप्लाई कम होने की वजह से मार्केट में प्याज कम मिला, कम था, तो इस वजह से उसकी प्राइस क्या हुई? बढ़ने लगी। प्राइस बढ़ी और वो लगभग 100 रुपए तक पहुंच गई थी। 100 रुपए किलो प्याज। तब क्या हो रहा था कि जो लोग पहले 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो में 2-2 किलो लेके जा रहे थे, वो केवल और केवल क्या कर रहे थे? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम प्याज लेकर के जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने डिमांड कम कर दी थी। और जब उस प्राइस, जो प्याज की प्राइस थी, वो जब कम हुई तो फिर से उन्होंने क्या किया? डिमांड को बढ़ा दिया। ऐसा अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं बताता हूँ, ऐसा रियल में हुआ था। कुछ समय पहले प्याज बहुत महंगा हो गया था। तो जब महंगा हो गया था तो जो लोग 5-5 किलो ले जाते थे वो 500-500 ग्राम लेके जा रहे थे, डिमांड कम कर दी थी। तो एक आपका हो गया इंडिविजुअल डिमांड किसे कहते हैं, और उस इंडिविजुअल डिमांड को हमने रिप्रेजेंट किया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के थ्रू। अब हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाएंगे। वैसे तो ये ग्राफ पर बनाया जाता है, ग्राफ पेपर अलग से आता है, आपने देखा होगा, लेकिन आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा।
और ना आप, हाँ ये अपन ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हम अभी प्रैक्टिस ग्राफ पेपर पे कर लें, लेकिन आपको बाद में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लेन रजिस्टर पर। जैसे कि मैं यहाँ अभी प्लेन बोर्ड पर बनाऊंगा, तो किस तरीके से कर बनाया जाता है देखो जरा। तो हम एक ग्राफ बना रहे हैं, जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, व्यक्तिगत मांग वक्र, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो आपको क्या करना है, पहले एक लाइन खींचना है, एक दूसरी लाइन खींच लेना है, इसे हम लोग एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक, ये वाई अक्ष है, वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है यानी कि एक्स अक्ष है। ये जो वाई एक्सिस वाई है, इस पर हमको प्राइस लेके चलना है कि उस वस्तु की प्राइस को शो करना है यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 या जो भी है। और ये जो आपकी एक्स अक्ष है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी डिमांड यानी कि आपने कितनी वस्तु की मांग की थी उसको शो करना है। तो हमें यहाँ पर अपनी इस टेबल में हमको देखना होगा कि प्राइस, अच्छा ये जो पॉइंट है ध्यान रखना हमेशा, इस एक्स के लिए भी 0 रहेगा और इस वाई के लिए भी 0 ही रहेगा। अब हम देखते हैं प्राइस के बारे में पहले। तो क्या कभी भी काउंटिंग ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो, 0, 10 आ गया, 10 के बाद 8 आ गया? नहीं, काउंटिंग कैसे होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। बीच में इंटरवल दे सकते हो, जैसे हमने मान लो एक का इंटरवल लिया, तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसे 2 का इंटरवल ले लिया मान लो, तो आप ऐसा कर सकते हो। और ये ध्यान रखना कि जितना भी इंटरवल लो, आप पहले तो स्केल से खींच सकते हो, 1 सेंटीमीटर का 1 नंबर मान के चलो, ठीक। तो कुछ आपको अंदाजा होगा। जैसे मैं यहाँ पर देखो कैसे शो कर रहा हूँ, 0 के बाद 2, 4, 6, 8, 10 है, तो 0, 2, 4, 6, और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, 2, 4, अब आप यहाँ पर कॉमन चीज देखना, कोशिश की है मैंने कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उतनी ही डिस्टेंस यहाँ रखी है, उतनी ही डिस्टेंस यहाँ रखी है, उतनी ही डिस्टेंस, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है ना, ये इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इनमें डिफरेंस सेम है। बात समझ आ रही है? बोले सर हम अगर ऐसा ना बनाए तो कोई बात नहीं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या बुरा है? पर हमको टाइम बर्बाद नहीं करना है, जितना शॉर्ट में इजीली ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वो वाले काम करना है। तो हमें यहां से ये हम हटा देते हैं। अब यहां हमने प्राइस दिखा दिया, अब हम क्वांटिटी डिमांड दिखाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10 वही नंबर है, तो यहां पर भी हम दिखाएंगे। तो 2, 4, 6, 8 और 10, क्लियर है यहां तक? अब हमको क्या करना है, नॉर्मली इनको इस 10 से इस 2 को एक कर्व, एक लाइन खींचना है, जो कि दोनों को आपस में क्या करेंगे, जॉइंट करेंगे। तो पहले मैंने देखा कि प्राइस कितनी है, 10, तो मैं प्राइस पर चला गया और यहाँ 10 पर पहुंच गया। क्वांटिटी कितनी है, 2, तो क्वांटिटी में यहाँ पर 2 पे आ गया। तो 10 को थोड़ा सा बढ़ाया और 2 को नीचे से ऊपर बढ़ाया, तो ये जाकर के इस तरह से यहाँ जॉइंट हो गया, यानी कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पर मिल गया। बिल्कुल सिमिलरली आगे भी करना है, यानी कि प्राइस 8 पर जाना है, तो 8 ये रहा और क्वांटिटी डिमांड 4 ये रहा, तो इसको मैंने यहां से मिलाया और नीचे आकर के, या नीचे से आप लाइन खींचोगे तो वो 4 पर यहां पर टच करेंगे। 6 प्राइस पर 6 डिमांड है, तो 6 प्राइस पर 6 डिमांड है, 4 प्राइस पर डिमांड 8 है, और 2 पर कितना है,
10। तो ये सारे के सारे कहाँ हैं, एक पॉइंट पर ज्वाइंट हो रहे हैं। हमें क्या करना है, इस पॉइंट को ही आपस में मिला देना है। तो ये ऐसा नहीं आएगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने मेजरमेंट नहीं किया है, सही लाइन नहीं सही कैंची है। अब सीधी लाइन आएगी, इसको बोलते हैं डी डी, यानी कि डिमांड कर्व। पर ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक कंज्यूमर की बात हो रही है। एक कंज्यूमर ही डिमांड कर रहा है और उसी एक कंज्यूमर का हमने क्या बनाया है, कर्व बनाया है। तो क्या सर हमको भी ये लाइनें खींचना पड़ेंगी? कतई नहीं खींचना पड़ेंगी, आपको बिल्कुल नहीं खींचना, लेकिन स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए आप बाकायदा लाइन खींच करके स्केल से डिस्टेंस बराबर रखोगे। तो जैसे मेरी ये लाइन नहीं मिली थी, पर आपकी लाइन मिलेगी और मिलना चाहिए, ठीक है ना। कैसे? तो सर बिना लाइन के कैसे, बिना ये जो लाइन आपने मिलाई है इनके बिना कैसे करेंगे? तो नॉर्मल देखो, कुछ नहीं करना आपको, बहुत इजी है, बहुत इजी है। पलक झपकते ही डायग्राम बन जाएगा। क्या करना, यहां पर एक वाई एक्सेस लेना और यहां पर एक एक्स एक्सेस ले लेना। 0, 2, 4, 6, 8 और 10, 2, 4, 6, 8 और 10, यहां भी 10, यहां भी 10। इस 10 बस पहला वाला देख लेना कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है और ये कहां जा रहा है। आपको क्या करना है कि बस यहां से इसको एक, ये आपका क्या हो गया, डिमांड कर्व हो गया। आपको लाइन नहीं खींचना है, सीधी सीधी एक क्या कर देना है, ये आपका कर्व तैयार है। जैसे आप उस तरीके से पहले बनाओगे जैसे मैंने बताया, बाकायदा पहले पेंसिल से लाइन खींचोगे स्केल की सहायता से। अब स्केल में आप जब देखोगे तो बीच में सेंटीमीटर रहते हैं, उनमें आप 0 से लोगे तो 2 पे ले लेना, 2 के बाद फिर 4 ले लेना, 4 के बाद फिर 6 ले लेना, तो ऐसे मार्क लगा लोगे। वही मार्क आप यहाँ लगाओगे, इसका मतलब आपकी सारी की सारी डिस्टेंस इक्वल होंगी। जो बीच में हमने जगह छोड़ी है ये बराबर होगी। और जब आप लाइन मिलाओगे तो वो 100% सारे के सारे पॉइंट जहां पर वो टच कर रहे थे सबको क्रॉस करता हुआ जाएगा, टच होता हुआ जाएगा और एक सीधी लाइन मिल जाएगी। यहां तक कहानी समझ में आ रही है?